कल रात से ही जब से मोदी और ट्रम्प के बीच में मुलाकात हुई, कई सारे डिस्कशंस हुए। हमारे मन में कौतूहलता ये थी कि हमारा मार्केट कैसा रिएक्ट करेगा। आज जैसे ही मार्केट ओपन हुआ तो शुरू में हमें लगा कि थोड़ा बहुत ग्रीन कैंडल बनने वाला है, लेकिन करीब करीब 11 साढ़े 11 बजे के आसपास ध्यान दें तो निफ्टी 50 में 150 पॉइंट के आसपास फिर से गिरावट चल रही है। यहाँ पे फिर से एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। अब कौन से ये रीजंस हैं कि सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिल रहा है लगातार पिछले कई दिनों से मार्केट में? क्या स्टॉक मार्केट फर्दर यहाँ से क्रैश करेगा? सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या हमें ऐसी गिरावट को देखते हुए अपना पोर्टफोलियो खाली कर देना चाहिए? दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल ये है, मोदी और ट्रम्प के बीच में हुई मुलाकात से क्या मार्केट में थोड़ा सा सुधार आ सकता है? तीसरा इंपॉर्टेंट सवाल ये है, और इंडियन स्टॉक मार्केट कब तक रिकवरी दिखा सकता है? ग्लोबल मार्केट्स में क्या चल रहा है? चौथा इंपॉर्टेंट सवाल ये है। तो इन सभी सवालों के जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को यहाँ पे पूरा देखिए और मार्केट के बारे में कुछ नया सीखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूँ स्टॉक फॉर रिटेल पर स्टॉक मार्केट से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, आज की तारीख है 14 फरवरी 2024। 14 फरवरी 2024 के एक दिन पहले, यानी कि 14 फरवरी हम कह सकते हैं, 14 फरवरी की रात को बेसिकली मोदी और ट्रम्प की मुलाकात हुई। बहुत सारे डिस्कशंस हुए। ट्रम्प की मुलाकात के जस्ट पहले ट्रम्प ने एक कॉन्फ्रेंस के जरिए रेसिप्रोकल टैरिफ्स पर जोर दिया। अब रेसिप्रोकल टैरिफ्स जैसे ही उन्होंने बात की इसकी, हमारे मार्केट में उसका प्रेशर पड़ना स्वाभाविक था, क्योंकि रेसिप्रोकल टैरिफ्स का मतलब है कि जो कंट्रीज ऑलरेडी यूएस जैसी कंट्री पे टैरिफ्स लगा रही हैं, जितना टैरिफ्स लगा रही हैं उतना ही टैरिफ यूएस भी लगाएगी उन कंट्रीज पर। तो ऐसे में क्या होगा कि इंडिया जैसे कंट्री पर, जो कि कई सारे प्रोडक्ट्स पर बहुत ज़्यादा टैरिफ्स लागू करती है, ऐसे में भारतीय मार्केट के लिए थोड़ा सा यहाँ पे कंसर्निंग फैक्टर साबित हुआ। अब इसके बाद जब ट्रम्प और मोदी की मुलाकात हुई, उनके बीच में कई सारे डिस्कशंस हुए। 500 बिलियन यूएस डॉलर तक की 2030 तक की जो इनकी ट्रेड्स की बातें हुई, उन सब का ज़्यादा असर नहीं देखने को मिला। आप यहाँ पे ध्यान दीजिए तो जो हमारा पिछला लो था 22,800 के आसपास, 22,800 के आसपास फिर आता हुआ दिखाई दे रहा है मार्केट। अब ऐसे में हमारे मन में सवाल ये है कि क्या फर्दर मार्केट डाउन जा सकता है? देखिए 22,800 इसके लिए एक सपोर्ट का काम कर रहा है। इसके नीचे अगर सस्टेन कर जाता है तो मार्केट में भारी गिरावट भी हमें देखने को मिल सकती है। ऐसी सिचुएशन में हमारे पास स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए ताकि हम अपने इन्वेस्टमेंट्स और ट्रेड्स प्लान कर सके। ठीक है, यहाँ पे करीब करीब 14-15% के आसपास ऑलरेडी निफ्टी 50 करेक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके नीचे करेक्शन होता है तो वो स्टॉक मार्केट क्रैश की श्रेणी में चला जाएगा। फिर ऐसी सिचुएशन में क्या लार्ज कैप, क्या स्मॉल कैप, क्या मिड माइक्रो कैप, सभी स्टॉक्स में भारी पिटाई हमें देखने को मिलेगी। ऑलमोस्ट बहुत सारे स्टॉक्स में ऑलरेडी 35 से 40-45% की गिरावट हमें देखने को मिल चुकी है रिसेंट हाई से। अगर मार्केट 22,800 के नीचे जाता है तो यहाँ से फर्दर हमें 50-60% के आसपास भी अच्छी कंपनियों में गिरावट देखने को मिल सकती है। अब इसके पीछे के रीजंस क्या हैं? रीजंस अगर हमें समझ में आ जाते हैं तो फिर हम अपने इन्वेस्टमेंट्स डिसाइड कर सकते हैं। देखिए, मार्केट के बारे में अगर हमें पता हो कि मार्केट वाकई में कहाँ पे स्टैंड कर रहा है, तो ये जो इवेंट्स होते हैं राइट, इन इवेंट्स के बाद जो मार्केट में पैनिक क्रिएट होता है, पैनिक क्रिएशन के बाद जो मार्केट में गिरावट होती है, उन गिरावट के साथ हमें ये पता रहता है कि एक्चुअल में मार्केट का फंडामेंटल कैसा है, और फंडामेंटल के बेसिस पे हम इन्वेस्टमेंट करने का डिसाइड कर रहे होते हैं। तो फंडामेंटल्स आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए तो जो इनकी मीटिंग हुई थी, इस मीटिंग में करीब करीब 500 बिलियन डॉलर के ट्रेड इन्होंने डिस्कस किए हैं 2030 तक। अब ऐसे में ये जो ट्रेड्स हैं, इन ट्रेड्स से किसको ज़्यादा फायदा हो सकता है? क्या भारत को फायदा हो सकता है या यूएस को फायदा हो सकता है? ये सोचने वाली बात है, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही देश एक तरह से टैरिफ्स और रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगाने के बारे में बात करते हुए दिखाई दिए हैं। अब यहाँ पे भारत की तरफ से तो ऑलरेडी टैरिफ्स हैं ही, बहुत सारे तरह के टैरिफ्स हैं, जिसकी वजह से टेस्ला जैसी कंपनी को भारत आने में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कल के दिन इलन मस्क और मोदी की भी मुलाकात हुई थी। आई होप उसमें भी इनके डिस्कशंस हुए हो कि कैसे भारत में टैरिफ्स को टैकल किया जा सकता है। ठीक है, हालांकि भारत जैसा देश
अपने ओवरऑल सॉवरेंटी, अपने ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी को लूज नहीं करना चाहेगा। मेक इन इंडिया का जो इसका प्रोग्राम है ये नहीं चाहेगा कि कोई और देश अपना प्रोडक्ट यहाँ पे आसानी से एक्सपोर्ट कर सके। यहाँ के भी प्रोडक्शन पे ध्यान रहेगा ओवरऑल मोदी का। ठीक है, चलिए ऐसे में ग्लोबल तौर पे क्या चल रहा है ये हमारे लिए दिलचस्प हो जाता है जानना। अब ग्लोबल तौर पे ग्लोबल स्टॉक मार्केट में क्या चल रहा है उसके बारे में आगे डिस्कशन करेंगे, बट यहाँ पे अगर हम बिटकॉइन पे ध्यान दें तो जब से ट्रम्प साहब आए हैं तब से बिटकॉइन और ऑलमोस्ट सभी क्रिप्टो करेंसीज में हमें एक अच्छी एप्रिसिएशन देखने को मिली है। अब यहाँ पे पिछले कुछ दिनों से अगर हम ध्यान दें तो पिछले कुछ दिनों से ये एक तरह से कंसोलिडेशन काइंड ऑफ सिचुएशन हमें बनती हुई दिखाई दी है। ये पर्टिकुलर BTC यहाँ पे नीचे गया, फिर उसके बाद थोड़ा सा ऊपर गया, फिर उसी पॉइंट पे आता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है जिस पॉइंट पे कुछ समय पहले था। ठीक, अब यहाँ पे ऐसे में हमारी जो स्ट्रैटेजी है BTC में खासतौर पर ट्रेड या इन्वेस्टमेंट करने की वो बाई ऑन डिप्स टाइप की होनी चाहिए। ऐसे में हमें बल्क इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करने से बचना चाहिए खासतौर पे BTC में। इसके साथ ही साथ अब यहाँ पे ध्यान दें तो पिछले कुछ दिनों से हमें एक रेंज बाउंड ट्रेड मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जब भी रेंज बाउंड ट्रेड होता है तो बेसिकली क्या होता है, बॉक्स ब्रेकआउट ब्रेकडाउन स्ट्रैटेजी यहाँ पे अपनाई जाती है। और बेसिकली यहाँ पे आप ध्यान दीजिए तो 94,700 के नीचे यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रेड बन सकता है और इसके साथ ही साथ 98,300-400 के ऊपर यहाँ पे एक लॉन्ग ट्रेड बन सकता है। ठीक, सो जैसे स्टॉक मार्केट में हमारे कंपनी जो है वो फंडामेंटल्स के हिसाब से चलते तो हैं, लेकिन कुछ इवेंट्स होते हैं या कुछ न्यूज आती है तो उनमें भी बड़ा मूव आता है। बिल्कुल उसी तरह यहाँ पे BTC में इनके पास कोई फंडामेंटल्स तो नहीं होता है, बैकग्राउंड में कोई कंपनी तो नहीं होती है, बट ये न्यूज़ पर बहुत ज़्यादा चलते हैं और बहुत बड़ा एप्रिसिएशन होता है इनमें। अब यहाँ पे ऐसे में कोई न्यूज़ आती है, जैसे कि रिसेंटली न्यूज़ आती रही है कि भाई ट्रम्प साहब आ रहे हैं, डॉज कॉइन के बारे में, मीम कॉइन के बारे में कुछ इलन मस्क ने बोल दिया तो एकदम से उसमें एप्रिसिएशन हो गया। ट्रम्प का अपना मीम कॉइन आ गया, मेलेनिया का अपना कॉइन आ गया। ऐसे में वो कॉइन्स रातों रात 100, 200, 300% से भी ज़्यादा एप्रिसिएशन हो गया उनमें। तो ये जो पर्टिकुलर क्रिप्टो है और बिटकॉइंस है ये बेसिकली चलते हैं ज़्यादातर न्यूज़ पर। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली क्रिप्टो करेंसीज में ट्रेड करने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए मैं CoinDCX का इस्तेमाल करता हूँ। CoinDCX प्लेटफॉर्म यहाँ पे आप ध्यान दीजिए तो ये जो प्लेटफॉर्म है इसके दो इंपॉर्टेंट फीचर्स मुझे बहुत ही बेहतरीन लगते हैं। पहला इंपॉर्टेंट फीचर यहाँ पे ये है कि इसके पास एक रिच UI वाला यूजर प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में ट्रेड्स कर सकते हैं, यानी कि BTC हो या कोई भी क्रिप्टो हो, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड आप उसमें बाई या सेल कर सकते हैं, उसमें ट्रेड्स कर सकते हैं। सो ये बहुत ही यूजर फ्रेंडली है। साथ ही साथ यहाँ पे फ्यूचर्स में भी ट्रेड किया जा सकता है। कई सारी क्रिप्टो करेंसीज हैं जिनमें कि फ्यूचर्स में मार्जिन का इस्तेमाल करते हुए ट्रेड किया जा सकता है। अप टू 100x मार्जिन हम ले सकते हैं, लेवरेज ले सकते हैं और कम पैसों से ज़्यादा बल्क में ट्रेड कर सकते हैं इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, तो इसका CoinDCX का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहां से अपना अकाउंट ओपन करिए और क्रिप्टो करेंसीज में थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट हमारा होना चाहिए। देखिए बेसिकली इंडिया जैसी कंट्री में क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्टमेंट इलीगल नहीं है, हालांकि यहाँ पे 30% का टैक्सेस अप्लाई होता है क्रिप्टो करेंसीज के ओवरऑल प्रॉफिट्स पर। बट ऑल इन ऑल देखें तो जैसे जैसे वर्ल्ड में क्रिप्टो करेंसीज की एक्सेप्टेंसी बढ़ रही है वैसे वैसे भारत में भी कहीं ना कहीं से इसके बारे में गवर्नमेंट या कंसर्न्ड एजेंसीज को ये सोचना होगा कि कैसे क्रिप्टो करेंसीज को रेगुलेट किया जा सकता है। ठीक, सो BTC में यहाँ पे अगर हम ध्यान दें एक वीक के कैंडलस्टिक चार्ट पर, तो एक वीक पर आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि आपको एक अगेन कंसोलिडेशन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछली बार जब यहाँ पे कंसोलिडेशन बना था तो जैसे ही ब्रेकआउट दिया एक नया हाई इसने बनाया, तो यहाँ पे हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है 1 लाख रुपए के आसपास का पर BTC, उसको जैसे ही ब्रेक करता है यहाँ पे हमें एक नए हाई देखने को मिल सकते हैं। 1,20,000 1,25,000 तक भी यहाँ पे एक BTC जाता हुआ देखने को मिल सकता है अगले कुछ हफ्तों में। सो ये जो पर्टिकुलर CoinDCX राइट, यहाँ पे आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं, इसकी लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और साथ ही साथ यहाँ पे जो भी ट्रेडिंग फीस है वो बहुत ही कम है कंपेयर टू ऑल द अदर पीयर्स। यहाँ पे केवल 1.6 BPS से 4 BPS तक का आपको फीस देना पड़ता है, यानी कि 0.016% से
0.04% तक फीस देनी पड़ती है, जो कि अक्रॉस ऑल पीयर्स यहाँ पे सबसे कम है इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग फी। ठीक है, इसके साथ ही साथ हम यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप भी क्रिएट कर रहे हैं। टेलीग्राम ग्रुप रहेगा एक्सक्लूसिवली क्रिप्टो करेंसीज के ओवरऑल अपडेट के लिए और अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। तो आप CoinDCX पे अकाउंट ओपन करिए और उसके बाद हमें व्हाट्सएप पे, डिस्क्रिप्शन में हमने हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया, आप वहाँ पे हमें बता सकते हैं कि आपने यहाँ पे अकाउंट ओपन कर लिया, हम आपको उस टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर देंगे। ठीक, चलिए वापस आते हैं निफ्टी 50 के डिस्कशन पे, हमारे ओवरऑल मार्केट के डिस्कशन पे। आप ध्यान दीजिए तो हमने यहाँ पे 2 पॉइंट्स मार्क कर रखे हैं, 26,268 और यहाँ पे जो करंट चल रहा है 22,800 के आसपास। आई होप सेबी के रूल्स के हिसाब से यहाँ पे हम लाइव डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, लाइव ट्रेड्स नहीं कर रहे हैं, हम निफ्टी 50 का यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं। निफ्टी 50 की अभी जो करंट मार्केट सिचुएशन है उसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, जो कि एक ब्रॉडर इंडाइसिस है। ठीक है, अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए तो आप देख सकते हैं 26,268 माइनस अगर मैं कर दूं 22,870 के आसपास का पॉइंट ले लेते। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करूं कैलकुलेटर से, तो बेसिकली 26,268 माइनस 22,870 डिवाइडेड बाई 26,268 इंटू 100। यहाँ पे आप देख सकते हैं करीब करीब 13% के आसपास अभी रीसेंट हाई से मार्केट डाउन है। ये गया था यहाँ पे करीब करीब 14% के आसपास रीसेंट हाई से। अब 1-1.5-2% की गिरावट और हो जाती है मार्केट में अगले कुछ दिनों में ही, अगले 1-2-3 दिन में, तो ऐसे में मार्केट में और ज़्यादा प्रेशर बन सकता है, मार्केट में और बड़ी गिरावट हो सकती है। यहाँ पे होगी किसी को नहीं पता है। कहने को मैं कह सकता हूँ कि मार्केट जो है 2025 में ज़बरदस्त क्रैश होगा, सबके होश उड़ जाएंगे, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो लाल हो जाएंगे। कहने को मैं ये भी कह सकता हूँ कि मार्केट एक नया हाई बनाएगा 2025 में, लेकिन यहाँ पर मार्केट कहाँ जाएगा ये मार्केट को ही पता है। बेस्ड ऑन सर्टेन रिस्क मैनेजमेंट एंड मनी मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट हमें कैसे करना है वो हमें प्लान करके चलना होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे अगर हम गोल्ड के ओवरऑल प्राइसेस पे ध्यान दें तो आप देखिए ये महीना है यहाँ पे करीब करीब अगस्त सितंबर 2024 के बाद से गोल्ड के प्राइसेस में एप्रिसिएशन हुआ है। ये है गोल्ड बीज बेसिकली एक ETF है। अगेन यहाँ पे किसी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, गोल्ड के प्राइसेस को रिफ्लेक्ट करता है गोल्ड बीज, इसलिए हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। गोल्ड के प्राइसेस में सितंबर अक्टूबर के महीने से 2024 से अप्रिशिएशन हुआ है। अगर हम ध्यान देंगे तो सितंबर अक्टूबर का महीना वो महीना था जहां से FIIs ने सेल करना शुरू किया और मार्केट में वहीं से हमें डिप आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मार्केट में एक तरफ से गिरावट हो रही है लेकिन गोल्ड के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे एक तरह से देखा जाए तो हेजिंग अगेंस्ट इन्फ्लेशन हमें बड़े इन्वेस्टर्स द्वारा देखने को मिल रहा है, जो कि हमें गोल्ड में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो एक तरह से हमारी स्ट्रैटेजी ये भी होनी चाहिए कि मार्केट की गिरावट के साथ हमारे पास ऐसी हेजिंग स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए। थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट गोल्ड और सिल्वर जैसे एसेट्स में भी होना चाहिए। अब यहाँ पे सिल्वर के प्राइसेस आप देखिए तो आपको सिल्वर के प्राइसेस अगेन नियर टू ऑल टाइम हाई के आसपास यहाँ पे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब क्लियर कट हमारे लिए एक संकेत है कि मार्केट में जैसे जैसे गिरावट होती जाती है वैसे वैसे गोल्ड में इन्वेस्टमेंट बढ़ता जाता है, जनरली बड़े इन्वेस्टर्स द्वारा। इस बात पे भी हमें ध्यान देके चलना चाहिए। ठीक है, मोदी और ट्रम्प के बीच में जो मुलाकात हुई उसमें टैरिफ्स का मुद्दा तो छाया ही रहा, साथ ही साथ बहुत सारे अदर डिस्कशंस भी हुए, खासतौर पे एनर्जी सेक्टर के लिए डिस्कशंस हुए हैं, जिसमें कि यूएस जो है भारत को आने वाले समय में ऑयल एंड गैस प्रोवाइड करेगा, यानी कि ये एक मेन एक्सपोर्टर हो जाएगा ऑयल एंड गैस के लिए, खासतौर पे इंडियन मार्केट के लिए। इसके साथ ही साथ और भी सारे सेक्टर्स जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर, बायोटेक्नोलॉजी, इन सब सेक्टर्स में, इन सब फील्ड्स में मिलकर काम करेंगे भारत और यूएस। अब ये बहुत सारे डिस्कशंस हुए हैं कल मोदी और ट्रम्प के बीच में, आज की रात में इनफैक्ट, बट इन सब का असर जो है मार्केट पे नेगेटिव देखने को मिल रहा है। चाहे स्मॉल कैप इंडेक्स हो, चाहे लार्ज कैप हो, चाहे मिड कैप हो, हर जगह हमें लाल निशानी देखने को मिल रहा है। यहाँ पे स्मॉल कैप में देखिए, स्मॉल कैप इंडेक्स 7,425 के आसपास पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। इसमें करीब करीब 300-350 पॉइंट की गिरावट हुई है एक ही दिन में। पिछले ऑल टाइम हाई से यहाँ पे देखें तो एक बड़ी गिरावट हमें होते हुए दिखाई दी है
स्मॉल कैप इंडेक्स में। अब स्मॉल कैप स्टॉक्स में बहुत मैसिव गिरावट हुई है। ऐसे में बहुत सारे इन्वेस्टर्स के जो इन्वेस्टमेंट्स थे रिसेंटली पिछले 6-7 महीनों में, वो यहाँ पे देखें तो एक तरह से नेगेटिव में आ चुके हैं, जो कि एक कंसर्निंग फैक्टर है खासतौर पे नए इन्वेस्टर्स के लिए। ऐसे में क्या हो रहा है कि जो नए इन्वेस्टर्स जिन्होंने 6-7 महीने पहले ज्वाइन किया था मार्केट को, वो एग्जिट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मार्केट पार्टिसिपेशन की बहुत ज़्यादा कमी हमें देखने को मिली है पिछले 5-6 महीनों में, जिसकी वजह से मार्केट में जो फंड्स आने चाहिए, जो पैसा आना चाहिए, वो नहीं आ पा रहा है। यहाँ पे ऊपर से FIIs भी सेल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, DIs थोड़े बहुत यहाँ पे बाई कर रहे हैं, बट वो मार्केट को ड्राइव नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से FIIs यहाँ पे ओवरराइड करते हुए दिखाई दे रहे हैं ओवरऑल मार्केट को। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे मिड कैप इंडेक्स में भी हमें भारी गिरावट देखने को मिल रहा है। मिड कैप इंडेक्स आप देखिए यहाँ पे करीब करीब 14,300 से करंटली 13,888 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई रहा है। इसमें भी बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। ठीक, अब यहाँ पे ये जो बड़ी गिरावट है, क्या ये बड़ी गिरावट पहले कहीं नहीं हुई है, कभी नहीं हुई है? इस तरह की बड़ी गिरावट को समझने के लिए हमें ऑल टाइम चार्ट देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो ये यहाँ पे एक गिरावट हुई थी, यहाँ पे एक गिरावट हुई थी, उसके पहले यहाँ पे गिरावट हुई थी। तो गिरावटें होती रहती हैं मार्केट में, ऐसा ट्रेंड हमें देखने को मिलता रहता है। 15% की गिरावट तक को हम कहते हैं मार्केट करेक्शन। इसके नीचे की जो भी गिरावट हो जाती है वो मार्केट क्रैश के रूप में हमें देखने को मिलती है। फिर वहाँ पे क्या फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक, क्या वीक स्टॉक, ऑलमोस्ट सभी कंपनियों में 30, 40, 45% से ज़्यादा हमें गिरावट देखने को मिल जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरह की गिरावटें जो होती हैं वो सीधे सीधे तौर पर अपॉर्चुनिटी लेकर आती हैं। इस तरह की अपॉर्चुनिटी जो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए एक जेन्युइन इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटी होती है। ठीक है, चलिए यहाँ पे अगर हम ध्यान दें तो FIIs अगेन सितंबर महीने से ही सेलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पे फरवरी के महीने में भी करीब करीब 24,000 करोड़ रुपए के आसपास नेट सेल्स यहाँ पे देखने को मिल चुकी है FIIs के द्वारा। बहुत सारी बातें हुई है जिनकी वजह से FIIs सितंबर अक्टूबर के बाद से ही इंडियन स्टॉक मार्केट से डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रहे हैं। वो चाइना में जा रहे हैं, वो US में जा रहे हैं, वो अदर कंट्रीज़ में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बट इंडिया में देखें तो वो अभी तक वापस आते हुए नहीं दिखाई दिए हैं। हालांकि अगर हमें फंडामेंटल्स पता है, जो कि आगे हम डिस्कस करेंगे मार्केट के फंडामेंटल्स के साथ ही साथ, जब मार्केट में FIIs वापस आएंगे तब हमें एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। यहाँ पे हमारे DIs लगातार बाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं। DIs में बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स में हमारे पैसे जा रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे देखा जाए तो ओवरऑल मार्केट में थोड़ा सा कंट्रोल हमें देखने को मिल रहा है। हालांकि जो पैनिक सिचुएशन है, जो नए इन्वेस्टर्स थे पिछले 8-9 महीने के या 1 साल 1.5 साल के, जिन्होंने बड़ी गिरावट देखी नहीं थी, वो यहाँ पे पैनिक में आ रहे हैं, जिसकी वजह से उनका भी एडेड प्रेशर पड़ रहा है, उनकी जो सेलिंग है उसका भी एडेड प्रेशर पड़ रहा है हमारे ओवरऑल मार्केट पर। ठीक है, यहाँ पे अगर हम ध्यान दें तो आप देख सकते हैं कि जो मार्केट के फंडामेंटल्स हैं, करंटली मार्केट का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 13 फरवरी के दिन 20.51 के आसपास आ चुका है। यहाँ पे 3.43 के आसपास प्राइस टू बुक रेशियो है। और ओवरऑल देखें तो 20 के नीचे जैसे जाता है, 15 के आसपास जैसे ही जाता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो, वैसे एक अंडर वैल्यूड जोन में आ जाएगा हमारा ओवरऑल मार्केट। हालांकि अभी भी ओवर वैल्यूड जोन में नहीं है, इस बात को हमें समझने की ज़रूरत है। सितंबर अक्टूबर के महीने में कभी ये 24 के आसपास, 25 के आसपास भी हुआ करता था प्राइस टू अर्निंग रेशियो। अब यहाँ पे कम होकर 20.51 तक आ चुका है, जो कि हम कहें तो सीधे सीधे एक अंडर वैल्यूड जोन में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसके साथ ही साथ हमने देखा कि हमारे ऑलमोस्ट जो सभी मेजर इंडाइसेस हैं उनमें गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं पे ग्लोबल इंडाइसेस की बात करें तो यहाँ पे ग्लोबल इंडाइसेस में भी आपको मिक्स्ड रिएक्शंस देखने को मिल रहे हैं। कल के डिस्कशंस के बाद ओवरऑल जो मार्केट था US मार्केट, उसमें हमें एक पॉजिटिव मूव देखने को मिला। जो हैंग सेंग था, यहाँ पे हमें एक पॉजिटिव मूव देखने को मिला। बाकी बहुत सारी कंट्रीज में, बहुत सारे मार्केट में हमें मिक्स्ड रिएक्शंस देखने को मिले हैं। तो ऑल इन ऑल यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए गिरावट जो है, मार्केट में गिरावट जो है, वो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी लेकर आती है। इस बात का हमें ध्यान देके चलना होगा। तो आई थिंक यहाँ पे क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा कि करंट मार्केट सिचुएशन क्या है, जो मोदी और ट्रम्प साहब की मुलाकात हुई उसके मायने क्या हैं, और आने वाले समय के लिए हमारी इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, इसमें दी गई जानकारी आपके काम की होगी। वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। जो भी सवाल हो तो कमेंट में जरूर से जरूर पूछिए। वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिए ताकि उनको भी पता चले कि करंट मार्केट सिचुएशन हमारी क्या चल रही है, हमारा ओवरऑल मार्केट किस दिशा की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और जहां तक रही CoinDCS की बात,
तो CoinDCS की डिटेल्स हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहां से उसको ज्वाइन कर सकते हैं और क्रिप्टो करेंसी या इन्वेस्टमेंट में ट्रेडिंग कर सकते हैं। ध्यान रखिए, ज्वाइन करने के बाद हमें व्हाट्सएप पे बताना ना भूलें, हम आपको क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करा देंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए।